दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है ग्लूमी डेज। ठीक है, ग्लूमी हमारे पास क्या होता है? ग्लूमी वैसे तो ये होता है कोई तारीख हो, कोई इस तरह की चीज़ आप इस तरह कहें कि कुछ चीज़ क्लियर ना हो। ठीक है, और यहाँ पे बड़े नाउमीदी की कोई बात हो ना, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में, एडिटोरियल के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि हमारी मईशत को लेके, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इशू है उसको लेके जो है ना, वो हमें बड़ी नाउमीदी दिखाई दे रही है। कोई हमें बेहतरी की जो उम्मीद है वो दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने कहा ये जो दिन है, जो अभी ये टाइम चल रहा है, वो बड़ा ग्लूमी है। यानी कि क्या है, खासतौर पे मईशत को लेके हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा इशू ये है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। तो इसको कह रहे हैं जी, Pakistan's balance of payments troubles have spiraled into a full-blown economic crisis over the last several months. उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रबल्स हैं, पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो मुश्किलात हैं, वो क्या है, स्पायरल हो गई हैं। स्पायरल होता है इंक्रीज होना है, इंक्रीज हो गई हैं किस में? फुल ब्लोन इकोनॉमिक क्राइसिस। फुल ब्लोन का ये मतलब होता है, अभी मीनिंग हम बाद में भी करेंगे, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फुल ब्लोन का होता है कोई चीज़ जो फुली डेवलप हो जाए। जो फुली डेवलप माशी बहरान है पिछले कुछ महीनों में बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रबल्स की वजह से, वो क्या है, एक बिल्कुल जो डेवलप हुआ हुआ माशी बहरान बन चुका हुआ है। ठीक है, इसको डिटेल्स थोड़ा और देखते हैं उनका। पहले तो हम ये देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली जी ये एक मेथड होता है जिसमें कंट्रीज मेजर करते हैं तमाम इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किसी एक सर्टेन पीरियड में। और इसके तीन जो मेन अकाउंट्स हैं, उसमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है और फाइनेंशियल अकाउंट है। ये तो हमारे पास आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या मेथड में हम क्या चीज़ मेजर करते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रबल बेसिकली ये होती है कि जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कह लें कि जी, ये एक ऐसा करेंसी क्राइसिस होता है। और जब ये होता है कि जब हम इसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए है ना, वो पे नहीं कर पाते, या अपने वो हमारी डेट रीपेमेंट्स हैं, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट नहीं दे पाते, और आमतौर पे इसके साथ जो है ना, वो हमें डिक्लाइन नज़र आता है नेशन की करेंसी में। ठीक है, और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई होती है। तो ये जो मुश्किलात हैं, वो किसकी वजह से आती है हमारे पास? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से आते हैं। तो वो यहीं पे ये एडिटोरियल में भी बात की गई थी। ये जो सारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो मुश्किलात हैं, वो क्या है, स्पायरल कर गई हैं। स्पायरल होता है शो कंटिन्यूस एंड ड्रामेटिक इंक्रीज। तो बहुत ज़्यादा ये जो ट्रबल्स हैं, मुश्किलात हैं, इसमें इजाफा हुआ है, इंक्रीज हमें देखने को मिला है। और ये इंक्रीज होकर फुल ब्लोन इकोनॉमिक क्राइसिस में तब्दील हो गई हैं। यानी ये नहीं है कि हम कहेंगे जी माशी मुश्किलात बस थोड़ी थोड़ी आ रही हैं और क्या है, मतलब इसमें बेहतरी हो सकती है। बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया हुआ है फुल ब्लोन। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कोई चीज़ जो फुली डेवलप हो गई हो, बीइंग इन इट्स मोस्ट एक्सट्रीम और सीरियस फॉर्म। तो ये फुल ब्लोन इकोनॉमिक क्राइसिस में तब्दील हो गई है पिछले कुछ महीनों से। Amid stagnating growth and skyrocketing inflation, the crisis, exacerbated by sustained political conflict, has reached a point where it is threatening to destabilize the country as it faces the danger of sovereign default. The reasons are obvious. अच्छा, amid होता है दौरान। दौरान किसके? स्टैग्नेटिंग ग्रोथ। स्टैग्नेंट कोई चीज़ का मतलब होता है कोई चीज़ खड़ी हो, जैसे हमने सुना होगा स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी हो खड़ा हुआ होता है। तो स्टैग्नेटिंग ग्रोथ का ये मतलब है एक ऐसी ग्रोथ जो क्या है, जिसमें हमें कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। बड़ा आप कह लें कि जी कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा ये स्टैग्नेटिंग ग्रोथ है, जिसमें हमें कोई भी बेहतरी नज़र नहीं आ रही। और क्या है? स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन। स्काई रॉकेट कोई चीज़ का मतलब होता है खासतौर पे प्राइस रेट या किसी अमाउंट को लेके जब वो बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा हो जाए ना, तो वहाँ पे हम ये स्काई रॉकेट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा एक तो ये स्टैग्नेटिंग ग्रोथ है, यानी ग्रोथ जो बढ़ नहीं रही, और ये स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ये क्राइसिस था, ये बहरान था, एक्सेसरबेटेड बाय सस्टेन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सेसरबेट का ये मतलब होता है कोई चीज़ खराब हो और कोई और फैक्टर्स उसको और ज़्यादा खराब कर दें। तो क्राइसिस तो पहले ही था, लेकिन उस क्राइसिस को और ज़्यादा जो है ना, वो इसकी जो आप कह लें कि जी उसको एक्सेसरबेट कर दिया, उसकी हालत थी उसको और ज़्यादा ख़राब कर दिया। किसकी वजह से? सस्टेन्ड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो लगातार जो हमारे पास सियासी बहरान था, उसकी वजह से हैज़ रीच्ड अ पॉइंट, और वो उस नहज पे पहुंच चुके हैं ये सारा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रबल्स, वेयर इट इज थ्रेटनिंग टू डिस्टेबलाइज द कंट्री, जहां खतरा पैदा हो गया है कि मुल्क जो है ना, वो क्या है, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, अदम इस्तेकाम का शिकार होगा, एज इट फेसेस द डेंजर ऑफ सॉवरेन डिफॉल्ट, क्योंकि इसको सामना है सॉवरेन डिफॉल्ट का। द रीजंस आर ऑब्वियस होने का, जो इसकी वजूहत हैं वो बिल्कुल ऑब्वियस हैं। अब आगे सारे वो बताएगा कि क्या क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास बन रही हैं। Kiranji, our ruling elites have borrowed heavily from just about everywhere to sustain their luxurious lifestyle for decades without ever thinking that the world could one day stop financing or subsidizing their extravagant ways. उन्होंने कहा हमारे जो अशराफिया थे, जो भी हुकूमत हमारे पे कर रहे थे, उन्होंने उधार लिया है, बोरो किया है, मतलब हर जगह से, फ्रॉम जस्ट एवरीवेयर, ताकि क्या किया जा सके, सस्टेन किया जा सके, बरकरार रखा जा सके उनके
योर लग्जूरियस लाइफस्टाइल है उसके लिए फॉर डेकेड सालों से विदाउट एवर थिंकिंग और बगैर ये सोचे समझे दैट द वर्ल्ड कुड वन डे स्टॉप फाइनेंसिंग और सब्सिडाइजिंग देयर एक्स्ट्रावेगेंट वेज के एक दुनिया जो है ना एक दिन जो है ना वो फाइनेंस करना बंद कर देगी, सब्सिडाइज करना बंद कर देगी। इनकी शाहाना खर्चियाँ हैं, एक्स्ट्रावेगेंट वेज हैं, ये बहुत ज़्यादा यह शाह खर्चियाँ करते हैं। The more immediate reason relates to the inability of our ruling classes to change their wasteful ways despite warnings from our lenders and friends. और इनका जो immediate reason है, ये फौरी हम reason ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ये reason है कि वो हमने इतने बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू देख रहे हैं, वो ये इनबिलिटी है हमारी रूलिंग क्लास की नाअहलियत है जो हुकूमत हमारे पे कर रहे होते हैं कि वो अपनी वो वेस्टफुल वेज है, वो ज़ाया करने वाली आदत है, उसको क्या है वो चेंज नहीं कर पाते। इस वजह से वो हमारे जो रीज़न है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का। और बावजूद इसके डिस्पाइट वार्निंग फ्रॉम आवर लेंडर्स एंड फ्रेंड्स, बावजूद इसके हम कर्जा लेते हैं, मल्टीलैटरल डोनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त जो ममालिक हैं उनसे, तो उनकी वार्निंग के बावजूद जो हमारे वो लीडर्स हैं, जो हमारी रूलिंग क्लास है, वो अपने जो वेस्टफुल वेज हैं इस तरह ज़ाया करते हैं रिसोर्सेज को, वो उसको चेंज नहीं करते। It is not surprising that no one wants to fund us unless we make a strong commitment to implementing reforms and fixing our structural issues। और उन्होंने कहा ये बिल्कुल हैरानी की बात नहीं कि कोई भी नहीं चाहता कि वो हमें फंड करे, हमें फाइनेंस करे, जब तक जो है ना वो हम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं शो करते कि जी हम नाफिज करेंगे रिफॉर्म्स इस्लाहात को एंड फिक्सिंग आर स्ट्रक्चरल इशूज़, और जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं उनको हम सही करेंगे। A report of Economic Affairs Ministry shows that Pakistan's external financing pipeline is drying up। उन्होंने कहा ये जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री की, वो दिखाती है कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो क्या है, कम हो रही है। किस तरह? जिस तरह उन्होंने कहा कि जी मल्टीलैटरल बायलैटरल और कमर्शियल इनफ्लोज है, जिसको कह रहे हैं कि जी अब लोन्स पढ़ा जाए, वो कम हुए हैं। कितना? वेंट डाउन बाय 38%। इतना ये कम हुए हैं। हमारे पास जो इनफ्लोज आ रही थी हमारे पास यहाँ से मल्टीलैटरल बायलैटरल और कमर्शियल इनफ्लोज में कमी हुई है, और अमाउंट टू जस्ट 1 बिलियन। ठीक है, और तो ये अमाउंट में वैसे परसेंटेज में बात करें तो ये गिरी है 38%, और अमाउंट की बात करें तो जस्ट 8.1 बिलियन। ठीक है, वहाँ तक हमारे पास गई है इन द फर्स्ट 10 मंथ्स, पहले 10 महीनों में करंट फिस्कल ईयर के, अगेंस्ट ओवर 113 बिलियन डॉलर ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो यहाँ से आप फर्क देख सकते हैं कि पिछले साल हमारे पास 13 बिलियन डॉलर्स की जो है वो मल्टीलैटरल बायलैटरल और कमर्शियल इनफ्लोज थे हमारे पास, और इस साल जो है वो हमारे पास 8.1 बिलियन डॉलर है, और ये हमारे पास आता है तकरीबन 38% की गिरावट आई है। The amount is just 35.5% of the $22.8 billion full year budget target for foreign financing। और ये अमाउंट जो है ना ये सिर्फ 35.5% है जो हमारा 22.8 बिलियन डॉलर के पूरे साल का जो बजट टारगेट है फॉरेन फाइनेंसिंग के हवाले से। No wonder official foreign currency reserves have dwindled to rupees 4.3 billion as of last weekend, just enough to cover the bill of 1 month of control imports। और इनमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ऑफिशियल करेंसी रिजर्व्स हैं वो dwindle कर गए हैं। dwindle होता है किसी चीज़ का डिमिनिश होना, कम होना, डिक्रीज होना। तो वो कम होकर हमारे वो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 4.3 बिलियन डॉलर तक चले गए हैं पिछले, अगर हम बात करें लास्ट वीकेंड की, जस्ट इनफ टू कवर द बिल ऑफ 1 मंथ। और ये सिर्फ उतना ही है कि ये कवर कर सके बिल 1 मंथ का हमारे कंट्रोल इंपोर्ट्स का। Or getting a former finance minister Miftah Ismail believes that the economic situation is going to be very difficult in the coming months, with liquid foreign exchange reserves likely to drop below the critical level of $2 billion by the end of September। और साथ ही साथ जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल हैं वो समझते हैं कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, माशी सूरत हाल है, वो बड़ी मुश्किल होगी आने वाले महीनों में, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कम होके बड़े ख़तरनाक लेवल तक चले जाएंगे, $2 बिलियन तक सितंबर के एंड तक। With the IMF program in limbo because the fund is unsatisfied with Pakistan's commitment to reform or its ability to arrange the required funds to meet external financing needs, our bilateral partners are also hesitant to step up। क्योंकि IMF प्रोग्राम जो इन लिम्बो है, इन लिम्बो होता है कोई चीज़ अनसर्टन हो, अनडिसाइडेड हो, डिसाइडेड स्टेट में हो और हालत में हो, तो अभी मतलब कि हमें पता नहीं है IMF के प्रोग्राम का क्या इसका आउटकम होगा, क्योंकि वो फंड है वो सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है पाकिस्तान की उस कमिटमेंट के हवाले से कि जी हम रिफॉर्म लाएंगे, इस्लाहात लाएंगे, और उसकी अहलियत है कि वो रिक्वायर्ड फंड्स को अरेंज कर सकेगा ताकि अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा कर सके। और जो हमारे बायलैटरल पार्टनर्स हैं वो भी हेजिटेंट हैं, यानी वो भी मतलब ज़्यादा क्लियर नहीं है इस बारे में कि वो स्टेप अप, कि वो भी ज़्यादा हमें कर्जा दें, क्योंकि ज़ाहिर है जब आया तक IMF के आप गुड बुक्स में नहीं होते तो दूसरे मल्टीलैटरल डोनर्स होते हैं वो भी ज़रा हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं, वही यहाँ पे बता रहे हैं। In such a scenario, with new elections expected in October, no one really knows where we will be and what condition in the next few months। और उन्होंने कहा जी इस सारे सूरत हाल में जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं जो उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में होंगे, किसी को भी नहीं पता कि किस
स्टेट में हम होंगे और किस कंडीशन में होंगे आने वाले कुछ महीनों में। According to IMF estimates, Pakistan will be required to make debt repayments or seek rollovers of nearly $75 billion over the next 3 years. और IMF के तखमीन है उसके मुताबिक पाकिस्तान को ज़रूरत होगी कि वो डेट या तो डेट रीपेमेंट करे या रोल ओवर मांगे तकरीबन $75 बिलियन का अगले 3 सालों में। In order to repay its debt and avoid default, Pakistan must rapidly boost its earnings from exports, FDI, and remittance inflows from overseas Pakistanis. और इसलिए ताकि वह अपने वो कर्जा है और उसको पे करे और डिफ़ॉल्ट से बचा जाए, तो पाकिस्तान को जो है ना वो इजाफा करना होगा अपनी अर्निंग्स को एक्सपोर्ट्स की मद में। और एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जो रेमिटेंस इनफ्लोज हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से। That is not going to happen overnight or without implementing key structural reforms to stabilize the economy। और ये उन्होंने कहा तब तक पॉसिबल नहीं होगा, रातों रात नहीं होगा। और कब नहीं होगा कि बगैर नाफिज किए जो इस्लाहात हैं उनको ये नहीं टारगेट अचीव हो पाएगा। क्या करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, इस्तेकाम लाने के लिए इकॉनमी में, मईशत में। So Islamabad is left with only one option: take fresh loans and seek rollovers of existing foreign debt to stay afloat and avoid a formal default। तो उनका इस्लामाबाद के पास ये सिर्फ एक चारा है कि वो मजीद लोन्स ले और जो पिछले लोन है उनको रोल ओवर करा ले। ठीक है, जो हमारा पहले से फॉरेन डेट है उसको रोल ओवर करा ले ताकि वह है ना वो डिफॉल्ट का शिकार ना हो। दैट विल नॉट हैपन until the IMF program is revived। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक IMF प्रोग्राम जो है वो रिवाइव नहीं होता, बहाल नहीं होता। The alternative, debt restructuring, does not sound pleasant in the current environment। और उन्होंने कहा ये उसका मतबादिल है, अल्टरनेटिव वो क्या है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग है। और ये मतलब इतना ज़्यादा सुनने में नहीं अपील करता मौजूदा सूरत हाल में, खासतौर पे हमारी जो इकोनॉमिक और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको देखते हुए। इन आइदर केस वी विल हैव टू फर्स्ट डील विद द एलिफेंट इन द रूम, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और उन्होंने कहा दोनों सूरतों में, या हम रोल ओवर की बात करें या डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें, तो हमें पहले डील करना होगा एलिफेंट इन द रूम। भी बड़ा अच्छा आइडिया है। इसका मतलब बताइए कोई ऐसी ऑब्वियस और मेजर प्रॉब्लम जो मतलब हो सारों के सामने लेकिन लोग उसको बात करने से अवॉइड कर रहे हो। तो उन्होंने कहा सबसे पहले हमने जिस चीज़ को डील करना है वो एलिफेंट इन द रूम, यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेकाम। तो इस चीज़ को हमने पहले डील करना है, फिर ही हम बाकी चीज़ें देख सकेंगे। और जो एडिटोरियल के स्टार्ट में बताए थे कि ग्लूमी डेज हैं, जो हमारे बड़े कोई नाउमीदी भरे दिन हैं हमारी मईशत को लेके, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को लेके, तो उस हवाले से बात करें तब तक जो है ना वो हम इसको नहीं टेकअप कर सकेंगे जब तक हम ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम, इसको किसी तौर पे ख़त्म नहीं कर सके, ख़त्म ना भी करें तो कम अज़ कम उसमें थोड़ी बेहतरी ना ला सकें। ठीक है, ये था आज का ट्यूटोरियल। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 619 1070 यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।